Hey everyone and welcome back to the next part of Indian Contract Act जहां हम कवर करेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक और सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट दैट इज कंसिडरेशन एंड इट्स एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो सबसे पहले डेफिनेशन का सेक्शन कोड करके अपने आंसर्स को स्टार्ट करें, इससे मार्क्स और इंप्रेशन दोनों ही मिलते हैं। सो लेट्स गेट क्विकली स्टार्टेड। अब यहाँ हम 3 पॉइंट्स कवर करेंगे कंसिडरेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। पॉइंट नंबर 1 मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन, पॉइंट नंबर 2 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स टू फॉर्म अ वैलिड कंसिडरेशन एंड पॉइंट नंबर 3 सम एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन। इस पूरे वीडियो में हम एग्जाम्पल्स एंड केस लॉस दोनों ही कवर करेंगे। अब बच्चों, आपके मीनिंग एंड डेफिनेशन में से ही निकला है कंसिडरेशन का एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स। तो अगर मीनिंग एंड डेफिनेशन क्लियर हो गया तो आपका पॉइंट नंबर 2 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन भी साइमल्टेनियसली क्लियर हो जाएगा। अब अगर डेफिनेशन की बात करें तो कंसिडरेशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज डी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कहता है कि कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। यानी कोई चीज अगर मैं आपको बेचने के लिए रेडी हूं तो Who will decide the value of that thing? आप या मैं? Of course, जब चीज मेरी है तो मैं ही डिसाइड करूंगी the value of the consideration। इसलिए the first line is very clear that consideration is at the desire of the promisor. Now the second line of the definition, consideration can be paid either by the promisee or any other person. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी कार आपको बेचने का ऑफर दूं और आप एक्सेप्ट करो तो मैं बन जाऊंगी प्रोमिसर और आप रहोगे प्रोमिसी। अब यहाँ उस कार का वैल्यू मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे कितने में वो बेचना है, और पे कौन करेगा? या तो आप या फिर आपके बिहाफ पे आपके डैडी, मम्मी, भाई, बहन या कोई और। इसलिए द सेकेंड लाइन इज क्लियर कि कंसिडरेशन प्रोमिसर को या तो प्रोमिसी पे करेगा या एनी अदर पर्सन। अब कंसिडरेशन 3 टाइप्स के होते हैं। कंसिडरेशन या तो ऑलरेडी परफॉर्म्ड हो चुका है यानी हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या फिर अभी परफॉर्म हो रहा है डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, या फिर अभी प्रॉमिस कर रहे हो कि फ्यूचर में परफॉर्म करेंगे, प्रॉमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। इसका मतलब कंसिडरेशन या तो पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर हो सकता है। अब आप सोचोगे कि इसका मतलब क्या है, सो लेट्स अंडरस्टैंड बाय वे ऑफ अ सिंपल एग्जांपल। अब मान लो आपने क्लासेस ज्वाइन किया जहां आपने साल की पूरी ट्यूशन फीस स्टार्टिंग में ही भर दिया। अब आपको पूरा साल क्लासेस से सर्विस मिलेगी। क्या कोई कंसिडरेशन आपको बाद में पे करना होगा? नहीं। व्हाई? बिकॉज द कंसिडरेशन इज ऑलरेडी पेड इन पास्ट। दिस इज कॉल्ड एज पास्ट कंसिडरेशन। वही आप दुकान पे जाते हो और अंकल से कहते हो कि अंकल 10 रुपए वाला बिस्किट का पैकेट देना। अब हाथों हाथ ही आप 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट लेते हो और अंकल को सामने 10 रुपए दे देते हो। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट कंसिडरेशन। अब अगर वही बिस्किट का पैकेट का पैसा अगर आप तुरंत न देके आपने अंकल से कहा कि अंकल मैं कल इसका पैसा दूंगा, दिस विल अमाउंट टू फ्यूचर कंसिडरेशन। ऐसे ही एक्ट, एब्सटेंसेस और प्रॉमिस को ही कंसिडरेशन कहा जाता है। अब बच्चों, लैटिन में कंसिडरेशन इज रिफर्ड एज क्विड प्रो क्यो, विच मीन्स समथिंग इन रिटर्न। जैसे हमने डेफिनेशन में देखा, कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिडरेशन बहुत ही एसेंशियल पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट का। इन फैक्ट सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टेट्स इफ नो कंसिडरेशन देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट। अब पार्ट 1 मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन तो हमने देख लिया। लेट्स मूव टू द पार्ट 2 ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन के डेफिनेशन में से ही एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन के पॉइंट्स आए हैं। पॉइंट नंबर 1, कंसिडरेशन कौन डिसाइड करेगा? जो ऑफर दे रहा है यानी प्रोमिसर। सो द फर्स्ट पॉइंट इज वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड दैट कंसिडरेशन ऑलवेज मूव्स एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। पॉइंट नंबर 2, कंसिडरेशन कौन पे करेगा? या तो प्रोमिसी या तो प्रोमिसी के बिहाफ पे एनी अदर पर्सन। सो हियर द सेकंड पॉइंट इज वेरी क्लियर दैट कंसिडरेशन कैन बी पेड आइदर बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। पॉइंट नंबर 3, जो हमने डेफिनेशन में एग्जाम्पल्स के साथ कवर किया था, दैट कंसिडरेशन कैन आइदर बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर 4, कंसिडरेशन होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। कितना होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी अगर मैं अपनी 10 रुपए की चीज 100 में बेच दूं या 100 रुपए की चीज 10 रुपए में बेच दूं, इट इज माई विल एंड डिजायर, विच मीन्स कंसिडरेशन का एडुकेट या सफिशिएंट होना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि कंसिडरेशन होना चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, फिर वो 1 रुपए का कंसिडरेशन हो या 1 लाख का। अब पॉइंट नंबर 5, कंसिडरेशन लॉफुल एंड लीगल होना चाहिए। यानी इलीगल, अनलॉफुल, इमोरल कंसिडरेशन इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ दैट आई विल पे यू 1 लाख एंड यू हैव टू डू माई वर्क एंड द वर्क इज टू किडनैप अ पर्टिकुलर पर्सन, विल दिस बी अ वैलिड कंसिडरेशन? नहीं ना।
बिकॉज द कंसिडरेशन जो मैं आपसे 1 लाख रुपए के बदले में मांग रही हूं वो इलीगल एंड अनलॉफुल है। उसी तरह इफ आई टेल अ फार्मर दैट आई विल गिव यू 50 lakhs, you will have to grow weed यानी ड्रग्स फॉर मी, इज द कंसिडरेशन लीगल एंड लॉफुल? नो। सो टू मेक अ वैलिड कंसिडरेशन का लॉफुल एंड लीगल होना बहुत जरूरी है। द लास्ट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट, कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, काल्पनिक एंड इल्यूजनरी नहीं। जैसे इफ आई टेल यू दैट यू गिव मी 20,000 rupees एंड आई विल गिव यू अ फ्लाइंग कार्पेट और मे बी अ शकलका बुम बुम का मैजिक पेंसिल, क्या ये कंसिडरेशन रियल है? नहीं ना। क्या हम सच में फ्लाइंग कार्पेट एंड मैजिक पेंसिल दे पाएंगे? सो टू मेक अ वैलिड consideration should be real and not काल्पनिक and illusionary. Now let's talk about the last part of this question, that is exceptions. अब general rule तो ये है कि if there is no consideration, there will be no valid contract. But exception में हम देखेंगे कि कौन से agreements बिना consideration के भी valid माने जाते हैं. Point number 1. अब अगर मेरे फादर ने आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन एक अग्रीमेंट के जरिए उनकी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी मुझसे बिना कोई पैसे लिए, तो क्या वो अग्रीमेंट वैलिड होगा? ऑफ कोर्स वैलिड होगा। लव एंड अफेक्शन के बेसिस पे बनाया अग्रीमेंट वुड बी अ वैलिड अग्रीमेंट इवन विदाउट अ कंसिडरेशन। पॉइंट नंबर 2, अब अगर पास्ट में किसी एक ज़रूरतमंद बच्चे की मदद मैंने वॉलेंटरली यानी खुद से उसे बिना फीस लिए पढ़ाकर की थी, अब इतने साल बाद आज वो बच्चा अगर मुझसे मिलके मुझे मेरी फीस देने का प्रॉमिस करता है, तो क्या मुझे उसे आज कोई सर्विस या बदले में कोई कंसिडरेशन देना होगा? बिल्कुल नहीं, बिकॉज दिस इज अ प्रॉमिस टू कॉम्पेंसेट फॉर पास्ट वॉलेंटरी सर्विस। पॉइंट नंबर 3, मैंने मेरे दोस्त को 4 साल पहले 50,000 का लोन दिया था जो उसने आज तक पे नहीं किया। अब ये लोन तो हो गया है टाइम बार्ड, यानी इस लोन के अगेंस्ट में आई कैन नॉट टेक एनी एक्शन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब मेरा दोस्त अगर आज मुझे 4 साल बाद प्रॉमिस करता है लिख के दैट आई विल पे यू द लोन अमाउंट दैट इज ऑलरेडी टाइम बार्ड, तो क्या आज बदले में आई विल हैव टू परफॉर्म और डिलीवर हिम समथिंग? नो। तो ऐसे रिटन प्रॉमिस टू पे फॉर टाइम बार्ड डेट विदाउट कंसिडरेशन ही बनाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, अब मान लो मेरा एक फ्लैट दिल्ली में है जो मैंने रेंट पे दे रखा हुआ है और मैं रहती हूँ मुंबई में। मैंने मेरे भाई से कहा जो दिल्ली में रहता है कि मेरे टेनेंट से आप रेंट कलेक्ट कर लेना हर महीने, जब मैं आपसे मिलने आऊँगी आई विल कलेक्ट द रेंट फ्रॉम यू। अब यहाँ रेंट कलेक्ट करने का काम एक्चुअली तो मेरा है, जो मेरा भाई मेरे बिहाफ पे कर रहा है। यहाँ ही इज एक्टिंग एज माई एजेंट एंड आई एम द प्रिंसिपल, तो हम दोनों के बीच क्रिएट हो गई है एजेंसी। अब ये काम करने के लिए माई ब्रदर इज नॉट टेकिंग एनी मनी फ्रॉम मी, सो इट मीन्स एन एजेंसी अग्रीमेंट कैन बी क्रिएटेड विदाउट एनी कंसिडरेशन। एंड द लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, गिफ्ट में दी हुई कोई भी चीज़ों के लिए कंसिडरेशन नहीं होता। भले आप गिफ्ट में एक चॉकलेट दो या एक कार, घर दो या एक बंगला, गिफ्ट डीड डजंट रिक्वायर एनी कंसिडरेशन। तो बच्चों ये था कंसिडरेशन एंड इट्स असेंशियल रिक्वायरमेंट्स अलॉन्ग विद सम एक्सेप्शन। आई होप आपको सारे पॉइंट्स एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर हुए होंगे, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स पर्टेनिंग टू इट, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. Also, if you want such creative notes on Indian Contract Act, join me in my Telegram account, of which the link is in the description. Till then, thank you everyone. Bye-bye.